हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर के अंदर इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कवर किया था, जिसके अंदर हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज हम अपने अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को पढ़ेंगे। क्या होता है IDRA, क्या क्या इसकी हिस्ट्री थी, क्या किस लिए आया, क्या क्या इसके अंदर लाइसेंसिंग वगैरह लेनी पड़ती है। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी उनके डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स हैं और रेगुलेशन एस्पेक्ट्स हैं वो सब इसके अंदर कवर करेंगे। तो आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आते हैं या ये जो कंटेंट है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सबसे पहले। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। IDRA, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे ये क्यों आया, कहां से आया और वो सब चीजें। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 मेक्स प्रोविजन फॉर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन टू हेल्प द गाइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आता है, इस तरह के प्रोविजंस जो है वो मैंडेट करता है, जिससे लाइसेंस ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि इंडस्ट्रीज की जो है एक गाइडेड ग्रोथ की जा सके, यानी कि उनको एक माइलस्टोन बेसिस के ऊपर ग्रोथ की तरफ बढ़ाया जा सके। द एक्ट ऑल्सो मेक्स इलेबोरेट प्रोविजंस फॉर द टेक ओवर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जो इस एक्ट में है, IDRA जो एक्ट है हमारा, इसके अंदर क्या है, इलेबोरेट मतलब पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दिया है, एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरह से जो है वो अंडरटेकिंग्स, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स है, उनको टेक ओवर करना है। अगर कोई ए इंडस्ट्री है, B इंडस्ट्री को टेक ओवर करती है तो वो किस तरह करना है, वो सब भी यहाँ पर बताया हुआ है। The significance and importance of the act has reduced considerably after the policy of liberalization and privatization came into force। तो ये जो एक्ट था 1951 का, इसकी जो सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस थी, इसका जो ऑपरेशनल स्कोप था, वो कम हो गया किसके बाद, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद। IDRA 52 was passed with the objective of balanced growth of the country and for the optimum use of the resources and infrastructure of the country। तो क्या था, बैलेंस्ड ग्रोथ, एक कंट्री की, हमारे भारतवर्ष की जो है बैलेंस्ड ग्रोथ हो जाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी डेवलपमेंट हो सके। The objective of the act was to regulate industries in accordance with the priorities of the country. The act is applicable to scheduled industries as given in the first schedule of the act। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, जो कि अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि क्या होती है शेड्यूल इंडस्ट्रीज, तो वो दी किसके अंदर है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो इंडस्ट्रीज स्पेसिफाई की गई हैं उन इंडस्ट्रीज को जो है एप्लीकेबल होता था ये। और ये एप्लीकेबल जो क्या नाम है, ये एक्ट था, वो आया कब था, एक्ट बना कब था, 1951 में। इफेक्ट कब हुआ था, 1952 के अंदर। शेड्यूल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। Parliament has declared by Section 2 of IDRA, Industrial Development and Regulation Act, that it is expedient in public interest that the union takes under its control। it is expedient in public interest यानी कि ये जनहित के अंदर सोचा गया है। that union takes अंडर इट्स कंट्रोल, जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे फिलहाल बीजेपी है, पहले को 1952 के दौर में कौन थी, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ IDR एक्ट। कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं जिनका मेंशन शेड्यूल फर्स्ट में दिया है, किसके अंदर, IDR एक्ट में, यानी जो ये IDRA है उसके अंदर दे रखा है। उसके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो जो इंडस्ट्रीज मेंशन की गई है उनका कंट्रोल कौन ले लेगी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, यानी कि नेशनलाइजेशन। 38 इंडस्ट्रीज हैं। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, मेटलर्जिकल कौन सी होती हैं, जो आपकी मेटल से डील करती हैं, आयरन ओर हो गया, उन सब चीज़ों की, कॉपर हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कहाँ आती हैं, आपकी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के, यानी कि जो एक्सट्रैक्शन करती है, इनसे रिलेटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है वो किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। फ्यूल्स, हमारा जो पेट्रोल है, कोल है, डीजल है, ये सब अपना उसके अंदर। बॉयलर्स आ जाते हैं, प्राइम मूवर्स आ जाते हैं, जो प्राइम बहुत बड़े मूवर्स नहीं होते जो आपने देखे हो, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिनसे एक्सट्रैक्शन की जाती है, माइनिंग की जाती है, वो सब। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, जो टावर्स आप देखते हैं खेतों में लगे होते हैं ना, बड़े बड़े, बहुत भारी भारी वोल्ट की, 1 2 3 4 लाख पता नहीं कितने वोल्ट की उसके अंदर सप्लाई चल रही होती है। टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल, इनमें से बहुत सारी चीजें ना अब तो प्राइवेटाइज हो ही चुकी हैं LPG आने के बाद। बट पहले जो टेलीकम्युनिकेशन था वो BSNL MTNL के द्वारा ही किया जाता था। तो पहले थी ये चीजें, ये 1952 की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा अभी फिलहाल। फर्टिलाइजर, ये देख रहे हैं सारी चीजें ऑलमोस्ट जो है
उसी वक्त की बात हो रही है। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ जाती हैं। 38 इंडस्ट्रीज की बात थी। फिर आते हैं लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन की। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना कैसे है। वाइल मोस्ट इंडस्ट्रीज टुडे डू नॉट रिक्वायर अ लाइसेंस, फ्यू इंडस्ट्रीज स्टिल कैंट बी स्टार्टेड विदाउट अटेनिंग अ लाइसेंस। यानी कि आज के दौर में बात करूं तो बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको लाइसेंस चाहिए नहीं है। आप उनको जाके सिंपली सेटअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाइए, सेटअप कीजिए। लेकिन कुछ ऐसी भी है जैसे आपकी फ्यूल है, लीकर है, इन सब के लिए आपको गवर्नमेंट लाइसेंस, जैसे आपको अगर पेट्रोल पंप सेटअप करना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको एक लीकर स्टोर बनाना है तो गवर्नमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उस तरह की कुछ इंडस्ट्रीज अभी भी ऐसी हैं जहां पर लाइसेंसिंग लेनी बहुत जरूरी है। फिर आता है कंपल्सरी लाइसेंस। सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट एंटेल्स कंपल्सरी लाइसेंसिंग ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। Licensing is required for new industries, a new article in the existing industry, and also for substantial expansion. क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर नई इंडस्ट्री खोलने के लिए चाहिए, इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके अंदर एक नई यूनिट लगाने के लिए चाहिए, या किसी यूनिट या इंडस्ट्री की एक्सपेंशन के लिए चाहिए। तो इन तीन केसेस के अंदर आपको लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। Section 29B1 authorizes the central government to exempt any industry or class of industries from any provision of this act। तो 29B1 क्या है, हमारा एक एग्जम्पशन का सेक्शन है। ये क्या बोलता है, ये वो स्पेसिफाई कर देता है कि इन इंडस्ट्रीज को या इन चीजों को लाइसेंस या कोई भी प्रोविजन जो इस एक्ट के अंदर है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। Presently, the CG has exempted most of the industries from the provision of licensing if the product is not reserved for small scale industries। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अगर कोई प्रोडक्ट रिजर्व किया गया है उसको छोड़कर बाकी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है उसको लाइसेंसिंग के लिए एग्जम्प्ट कर दिया गया है कि सेक्शन में 29B1 के अंदर। उसके बाद आते हैं अल्कोहलिक, ये वो बता रखे हैं इनके अंदर आपको लाइसेंस अभी भी चाहिए। सिगार एंड सिगरेट, टबैको, मैन्युफैक्चर टबैको, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव इंक्लूडिंग डिटोनेटिंग फ्यूजेस, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर। तो ये सारी वो हजार्डस चीजें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो वो नुकसान पहुंचाने जो नुकसानदायक चीजें हैं, चाहे वो कोई ड्रग है, चाहे वो कोई लीकर है, चाहे वो कोई विस्फोटक पदार्थ है, कुछ भी इस तरह की चीज है जो नुकसान पहुंचा सकती है इंसान को, वो कहाँ है, उसके लिए अभी लाइसेंस लेने जरूरी है। According to the Drug Policy 1994, amended 1990, only drugs which involve the use of recombinant DNA technology and bulk drugs requiring vivo use of nucleic acid as the active principle and formulation based on use of specific cell or tissue targeted। ये अब आपका बायोलॉजी में घुस गई है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक बार पढ़ जरूर लेना इस चीज को। अदर ड्रग्स डू नॉट रिक्वायरिंग लाइसेंसिंग डिफेंस प्रोडक्शन। उसके बाद आते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(1) रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। रजिस्टर करवाना तो जरूरी है, लाइसेंस लेना ना लेना इज अ डिफरेंट मैटर। तो रजिस्टर तो आपको करवाना पड़ेगा, इंडस्ट्री के अंदर कंपनी है, आपको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट दो स्टार्टेड बाय दी सीजी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रजिस्ट्रेशन देती है, वो खुद की इंडस्ट्रीज तो अब ऑब्वियसली वो खुद को इंडस्ट्री सेटअप कर रही है तो वहां पर खुद से ही थोड़ी रजिस्ट्रेशन लेगी। तो वो तो बॉडी है ना जो दूसरों को रजिस्ट्रेशन देती है। बट एट प्रेजेंट नो इंडस्ट्री रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन विद एनी सीजी अथॉरिटी अंडर आईडीआर एक्ट। तो अब जो है सीजी की कोई अथॉरिटी वगैरह की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन बाय डी लाइसेंस्ड इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्रीज दैट डू नॉट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इंफॉर्मेशन इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम और फॉर्म आईईएम। तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम एक फॉर्म है, ये भरना पड़ता है किन इंडस्ट्रीज को, जो इंडस्ट्रीज लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट है। उसके बाद आते हैं प्रोडक्शन रिटर्न्स बाय इंडस्ट्रीज। द गवर्नमेंट रिक्वायर्स स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये प्रोडक्शन का एक रिटर्न भरना पड़ता है, कितने प्रोडक्शन जो है हमने की है, वेदर लाइसेंस्ड और नॉन लाइसेंस्ड मस्ट सबमिट देयर प्रोडक्शन रिटर्न्स टू द, मतलब कि प्रोडक्शन का एक पूरा ब्यौरा देना पड़ता है कि हमने इतनी इतनी प्रोडक्शन की है। लाइसेंसेज आर स्टिल रिक्वायर्ड। आइए देखते हैं वो सारे चीजें जहां पर लाइसेंसेज रिक्वायर हैं अभी भी। इन सम केसेस लाइसेंस परमिशन इज स्टिल रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर अथॉरिटीज। सम ऑफ अथॉरिटीज आर डायरेक्टर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन अंडर द फ्रूट प्रिजर्वेशन कंट्रोल ऑर्डर फॉर फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कैनिंग इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग की, जिसके अंदर आपका जो फूड है वो प्रोसेस किया जाता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो रेडीमेड फूड होता है कोल्ड स्टोर्स के अंदर जो वो मिलता है आपको, तो वहां पर फूड प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, वहां पर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे कहने का मतलब है जो आपके मीट शॉप्स होते हैं उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ड्रग एंड मेडिसिन, ये आपको केमिस्ट बनने का वगैरह लाइसेंस देता है। उसके बाद असेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो गया, आईएसआई सर्टिफिकेशन मार्क्स फॉर प्रोडक्ट कवर्ड अंडर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, इलेक्ट्रिकल गुड एंड सीमेंट। तो आप अपने इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है जितने भी है, चाहे आप स्टीम प्रेस लेते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लेंगे, चाहे आप एक एक्सटेंशन बोर्ड ही क्यों ना ले लें, तो आप उसके अंदर आईएसआई मार्क देखते हैं। वो क्या है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए होता है कि ये
अगर वो ISI सर्टिफाइड है तो इसका मतलब वो क्वालिटी जो उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए क्वालिटी का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्ट के लिए वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, वो बिल्कुल उससे मैच होता है। कंट्रोलर्स ऑफ एक्सप्लोसिव और मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव, अगर आपकी पटाखे की फैक्ट्री है तो आपको इनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट फॉर प्लाईवुड विनीर एंड अदर, तो अगर टिम्बर वगैरह का काम है तो आपको किसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको पेड़ काटने के लाइसेंस मिल जाते हैं। इन मेनी केसेस क्लियरेंस फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल, तो पोल्यूशन कंट्रोल का तो आपको इनफैक्ट अपनी जो आपके पास व्हीकल्स होते हैं, जैसे आपकी एक्टिवा है, आपका स्कूटर है, आपका मोटरसाइकिल है, आपकी कार वगैरह है, तो पोल्यूशन कंट्रोल का लाइसेंस आपको वो स्टिकर साथ होता है, वो अपने आप में एक लाइसेंस होता है, वो लेना ही पड़ता है। तो वो तो हर केस में है, चाहे इंडस्ट्री हो, यहाँ पर बात इंडस्ट्री की हो रही है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट आपको हर जगह लेना पड़ेगा। लोकेशनल रिस्ट्रिक्शंस फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज, आइए देखते हैं ये क्या चीज है। इन कीपिंग विद द न्यू पॉलिसी, ऑल यूनिट्स एक्सेप्ट एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव टू बी सिचुएटेड बियॉन्ड 25 किलोमीटर फ्रॉम लार्ज सिटीज, यानी कि जो सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, जितने भी शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, उनको क्या माना जाएगा, लार्ज सिटी माना जाएगा। जैसे दिल्ली हो गया या कोई और हो गया, कोई सिटी जिसकी इतनी पॉपुलेशन है, गुड़गांव वगैरह हो गया, तो वो जो है उन सिटीज के 25 किलोमीटर दूर जो है इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। एसएसआई को छोड़ के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 25 किलोमीटर की लिमिट के अंदर आ सकती हैं, लेकिन अगर कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसको जो है बाहर जाना पड़ेगा। This condition is not applicable to electronic, computer, software, printing and other non-polluting industries that they may be notified from time to time. तो इस तरह की जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती हैं वो शहर के अंदर हो सकती हैं या 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी सेटअप की जा सकती हैं। देयर इज नो लोकेशनल कंडीशन फॉर एसएसआई, एसएसआई के लिए तो कोई कंडीशन है ही नहीं, वो कहीं पे भी सेटअप कर लो। उसके बाद आते हैं कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज। क्या कंट्रोल है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड पावर्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट इंडस्ट्रीज। नॉट ओनली कैन इट रेगुलेट प्राइसेस एंड प्रोडक्शन इन सर्टेन केसेस, इट कैन इवन टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो इस तरह से नेशनलाइजेशन काम कर सकती है गवर्नमेंट। ये पावर्स बताई है, करती है नहीं करती वो अलग बात है, बस बताया गया कि कर सकती है। Regulating supply and prices. The government can regulate supply and distribution by issuing a specific order, यानी एक notified order. Order can include price control, regulating distribution, transport, possession. तो इस तरह की चीजें जो है गवर्नमेंट कर सकती है। क्या क्या है? प्राइस कंट्रोल है एक तो, कि भाई प्राइस को कंट्रोल कर सकती है। अगर कोई चीज लग रहा है उनको कि कंज्यूमर या उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत ज्यादा प्राइसियर है, कंज्यूमर नहीं खरीद पाएंगे, तो वहां पर प्राइस कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जाता है। रेगुलेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करवाने में उनकी मदद की जाएगी। ट्रांसपोर्ट, पोजेशन, यूज वगैरह ये सब करवाने में मदद करेंगे। प्रोहिबिटिंग द विद होल्डिंग ऑफ सेल, द सेल ऑफ एनी आर्टिकल। अगर कोई आर्टिकल है जो बिकाऊ है और अगर आप उसकी सेल रोक रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ड्रिंग बोलते हैं इसको, लॉन्ड्रिंग। जैसे कि फूड के केसेस में बहुत किया जाता है, जानबूझ के जो है सप्लाई को रोक दिया जाता है, होल्ड करके रखा जाता है ताकि रेट्स बढ़ जाए। और जैसे ही रेट्स बढ़ेंगे, जैसे प्याज, टमाटर, इनके साथ ये चीज आप बहुत देखने को मिलते हैं कि जबकि ये पूरे साल जो है इनकी सप्लाई बराबर रहती है, इनफैक्ट एक्सेस में रहती है, उसके बावजूद भी ये कुछ कुछ सीजन ऐसे जाते हैं, कुछ कुछ टाइम जब 80-90 रुपए किलो तक ये पहुंच जाते हैं। बट एट द सेम टाइम जैसे फिर ये एक हफ्ता 10 दिन ऐसे चलते हैं, फिर एकदम से प्राइस इनका एकदम से 30-40 रुपए पर आ जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है ये करते रहते हैं, ये अलाउड नहीं है। रिक्वायरिंग अ पर्सन टू सेल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन, यानी कि कोई ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं जो किसी पर्टिकुलर क्लास को ही बेचने को वो रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, वो भी नहीं करने हैं। उसके बाद रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग एनी क्लास ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कोई भी इस तरह की अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो प्रोहिबिट करनी है वो प्रोहिबिट करते हैं। रिक्वायरिंग दैट प्रोडक्ट दैट शुड बी मेड मार्क्ड विद द प्राइस, ये सब चीजें जो है ये कौन करेगा? गवर्नमेंट कर सकती है। रेगुलेटिंग सप्लाई, प्राइस और डिमांड वगैरह। इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज। अब शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज तो हमने देख लिया कौन सी थी, उसके शेड्यूल 1 में जो मेंशन की गई थी कौन कौन सी थी, 38 थी इंडस्ट्रीज। तो उनमें इन्वेस्टिगेशन करनी है तो क्या करेंगे? देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन फॉर व्हिच देयर इज नो जस्टिफिकेशन कंसीडरिंग प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि जो प्रेजेंट में इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है वो एकदम से ठीक ठाक है, मतलब फेवरेबल है, उसके बावजूद भी कोई जस्टिफिकेशन, कोई कारण नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन फॉल कर रही है, तो वहां पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। There is a marked deterioration in the quality of product which can be or could have been avoided। कुछ इस तरह का क्वालिटी स्टैंडर्ड में गिरावट आ जाती है जो अवॉइड की जा सकती थी, उसको इन्वेस्टिगेट करना। दिस इज और देयर इज लाइकली टू बी राइज इन प्राइसेस विदाउट जस्टिफिकेशन। तो प्राइस का राइज कर जाना बिना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े या घटे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी है लेकिन प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। एक्शन इज नेसेसरी फॉर कंजर्विंग एनी रिसोर्सेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एक्शन इज नेसेसरी फॉर, यानी कि कोई एक्शन ऐसा करना पड़ेगा सरकार को जिससे नेचुरल रिसोर्सेज को जो है प्रोटेक्ट करना यहाँ पर इस वक्त जरूरी हो गया है। The industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the industry or public तो मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई नुकसानदायक है या कोई इंडस्ट्री के लिए कोई नुकसानदायक काम कर रही है कोई फर्म इंडस्ट्री, तो उसको वहां पर रोका जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट सुटेबल पर्सन फॉर दिस
पर्पस। तो ये इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बंदे जुटा सकती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनी एंड लिक्विडेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आल्सो इन्वेस्टिगेट एनी कंपनी ओइंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो जो लिक्विडेट हो रही है उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है। पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद के क्या पावर्स हैं वो सब। रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल एंड फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोविजन, यानी कोई भी आर्टिकल है, कोई भी प्रोडक्शन का जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है उसकी जो है स्टैंडर्ड फिक्स कर देना, वो सब चीजें। रिक्वायरिंग द इंडस्ट्री टू टेक सच स्टेप्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसिडर नेसेसरी ऑर्डर टू डेवलप द इंडस्ट्री और टू स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ द controlling prices and regulating distribution, prohibiting the industry from resorting to any act which might reduce production capacity। तो इस तरह की सारी चीजें जो है वो कौन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के बाद? सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्वेस्टिगेटर्स की क्या पावर है? सिविल कोड, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉर टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ, ये सब जो है एग्जामिनेशन करते हैं। डायरेक्ट मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि कोई जैसे इंडस्ट्रियल जो वो है अंडरटेकिंग है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली या तो मैनेज कर रही है, उसको ऑपरेट कर रही है, या उसका कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली कर रही है, मतलब डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक कंट्रोल ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन सर्टेन केसेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू विच डायरेक्शन हैव बीन इशूड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 16 हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद, यानी कि किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को सेक्शन 16 के अंडर जो डायरेक्शंस दी गई थी वो उसमें फेल कर गया, यानी कि वो डायरेक्शन जो उसको बोला गया था, दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके अंदर वो फेल हो गया। मैनेज हाईली डिट्रीमेंटल टू द शेड्यूल्ड इंडस्ट्री और इन पब्लिक इंडस्ट्री, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि पब्लिक इंडस्ट्री के लिए हानिकारक है उसको भी गवर्नमेंट अपने अंडर ले सकती है। उसके बाद आते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफाइड ऑर्डर ऑथराइज एनी पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू टेक ओवर द होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग और टू एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग सच फंक्शंस और कंट्रोल एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। तो अगर इन सब के अंदर कुछ गड़बड़ निकलती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देती है कि मतलब किसी या तो खुद या किसी और पर्सन को ऑथराइज कर देती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ऑथराइज कर देती है, या किसी और इंडस्ट्री को भी ऑथराइज कर सकती है वहां पर उसके ऑपरेशन जो है टेक ओवर कर ले। फिर आते हैं कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑन बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन, यानी कि जो कंपनीज के द्वारा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो ओन की जाती हैं और वो लिक्विडेशन के अंदर किस तरह का कंट्रोल रहेगा वो भी यहाँ पर देखते हैं। IDRA प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वेयर लिक्विडेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन अंडर द सुपरविजन ऑफ हाईकोर्ट, यानी हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर किसी कंपनी या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का अगर लिक्विडेशन हो रहा है तो उसके अंदर IDRA स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। वो प्रोविजन किसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं? सेक्शन 15A के अंदर। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द opinion that the industrial undertaking may be restarted or kept running in public interest, तो इस तरह के ऑर्डर्स हैं मल्टीपल की लिक्विडेट हो रहे हैं, उसको अगर लिक्विडेट होना है नहीं होना है, क्या पता उसको रीस्टोर किया जा सकता हो, उसके अंदर और फंडिंग डाल के उसको बेटर बनाया जा सकता हो, वो सारे काम भी यहाँ पर किए जा सकते हैं हाई कोर्ट की परमिशन के साथ। पावर ऑफ ऑथराइज पर्सन, एन ऑथराइज पर्सन शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू रन द कंपनी, जो बोला ना यहाँ पर कि किसी पर्सन को जो है अथॉरिटी दे देता है ऑथराइज एनी पर्सन, तो एक पर्सन को जब ऑथराइज करते हैं तो वो क्या बन जाता है? ऑथराइज्ड पर्सन बन जाता है। तो वो इमीडिएट स्टेप्स लेगा उस कंपनी को टेक ओवर और रन करने के लिए। ही कैन रेज एनी लोन फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और द कंसर्न्ड पार्ट एंड फॉर दैट पर्पस कैन क्रिएट अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द करंट एसेट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और कंसर्न्ड पार्ट। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है कि एसेट्स जो है वो सिक्योर कर दिए गए हैं उस डेट के बदले जो हमने लिया है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं किसी से 1 करोड़ रुपए लोन ले लेता हूं अपनी कंपनी को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, तो मैं उसको बोलता हूं कि भाई देख अगर मैं तेरे को नहीं दे पाया तो ये एसेट्स जो है 1 करोड़ की वर्थ के तू ले लियो। तो उनके ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर दिया मैंने कि अगर मैं ना के पे कर पाया तो ये एसेट्स तेरे को पे कर देंगे। Such loans will be considered as preferential debt and would have priority over all the other debt। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर एक चार्ज क्रिएट कर दिया तो ये प्रायोरिटी है कि मैं उस चार्ज को जल्दी से जल्दी खत्म करूं, क्योंकि अगर मैं पे नहीं करूंगा तो मेरे एसेट्स जो है वो लेकर चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं रिलीफ टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, किस तरह का रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट। तो ये 3 एक्ट जो है ये प्रोवाइड किए गए हैं ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं इंडस्ट्री के अंदर वो सेटअप जो है रिजोल्व किए जा सके। तो पहला इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट। The operation of all or any of the contract assurance property settlement standing order or other instrument in force can be suspended or any right, ये सब इन्होंने बताया कि इन एक्ट्स के तहत ये काम किए जा सकते हैं।
Liquidation and reconstruction of companies. After the takeover, the authorized person runs the company. On the basis of the report submitted by the authorized company, the central government can either liquidate the company or may reconstruct the company. तो ऑथराइज गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, टेक ओवर करने के बाद उसका चार्ज किसको दे दिया, एक ऑथराइज पर्सन को। ऑथराइज पर्सन ने जैसे उसको ठीक लगा उसने उस कंपनी को चलाने की कोशिश करी। अब उस ऑथराइज पर्सन की जो रिपोर्ट आई, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखती है कि अगर पॉजिटिव है तो उसको दोबारा रिस्टोर और रिफंड किया जाएगा और ज्यादा उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। अगर वो फेलियर है फिर भी तो उसको लिक्विडेट कर दिया जाएगा, उसके एसेट्स वगैरह सेल कर दिए जाएंगे। Winding up of the company. Upon receiving the report submitted by the authorized person, the central government can order for liquidation in the following conditions. If current assets of the concerned company are not enough to meet current liabilities, तो वो जो कंडीशंस हैं वो बता रखी है यहाँ पर कि करंट एसेट्स जो हैं वो करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए इनफ नहीं है। आपने करंट रेशो पढ़ा होगा जिसके अंदर आपके जो करंट एसेट्स हैं और करंट रेशो की, करंट लायबिलिटीज की रेशो 2:1 जो है वो कंसीडर की जाती है एक आइडियल रेशो कि आपके जो एसेट्स हैं वो आपकी लायबिलिटी से और 2 टाइम्स होने चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो आपको जो है लिक्विडेट करने की यहाँ पर वो आ जाएगी, सिचुएशन आ सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड टू सेल द अंडरटेकिंग एंड साइमल्टेनियसली स्टार्ट वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पर जो अंडरटेकिंग है उसको बेच दिया जाएगा और उसको वाइंड अप करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। Central government can sell as a running concern if the company was not wound up. An application will be made by the AP for winding up. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी. अपॉन रिसीविंग द रिपोर्ट सबमिटेड, तो ये अलग अलग वो दे रखे हैं कि अगर उसकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है तो वाइंड अप कर देंगे। अगर वो रिपोर्ट ठीक ठाक है, मतलब अबव एवरेज है, लग रहा है स्कोप है कि ये कंपनी को है रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, इसको बेटर बनाया जा सकता है, तो वो रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी। इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, कि भाई वो जो रिकंस्ट्रक्शन है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ओइंग द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है जो ढंग से काम कर रही है उसको सिक्योर करना है। इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, तो ये 3 केसेस हैं जिसके अंदर रिकंस्ट्रक्ट करा जा सकता है। उसके बाद आते हैं सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल यानी सीएसी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ये जो है ये आपकी क्या है, ये एडवाइजरी काउंसिल है, किसके अंडर सेटअप की गई है, आईडीआरए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो जो भी है। टू एडवाइस ऑन मैटर कंसर्निंग द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस अ काउंसिल टू बी कॉल्ड एडवाइजरी काउंसिल। तो एक काउंसिल सेटअप की गई है जिसका नाम क्या है, एडवाइजरी काउंसिल। द एडवाइजर काउंसिल शुड कंसिस्ट अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर। तो ये कौन है, ओनर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज। तो कौन कौन मेंबर हो सकते हैं इस एडवाइजरी काउंसिल के, जो बाकी इंडस्ट्री जो शेड्यूल्ड इंडस्ट्री है 38 उसके जो मेंबर्स हैं, ओनर्स हैं, वो पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन शेड्यूल्ड इंडस्ट्री, उन शेड्यूल्ड इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज। कंज्यूमर ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस, जो शेड्यूल्ड इंडस्ट्री द्वारा गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसके कंज्यूमर्स, और बाकी जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर या ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब। फिर डेवलपमेंट काउंसिल आ जाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश अ डेवलपमेंट काउंसिल फॉर एनी शेड्यूल्ड इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ शेड्यूल्ड इंडस्ट्री। द काउंसिल इज एस्टैब्लिश टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द शेड्यूल्ड इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ शेड्यूल्ड इंडस्ट्री टू इंप्रूव और डेवलप द सर्विसेज दैट सच इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री रेंडर्स और कुड रेंडर टू द कम्युनिटी। तो ये सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं कि डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप की जा सकती है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। कौन कौन है जो मेंबर्स हो सकते हैं, पर्सन कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ओनर, पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ मैटर्स, पर्सन कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, पर्सन्स नॉट बिलोंगिंग टू एनी अफोरसेड हु आर कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो जो इंटरेस्ट सेक्शन है, इंटरेस्ट ग्रुप है, वो ओनर्स का इंटरेस्ट हो, वो इन मैटर से रिलेटेड इंटरेस्ट हो, या स्पेशल नॉलेज हो, प्रोफेशनल्स इनको कह सकते हैं, या इंटरेस्ट जो एम्प्लॉयज हैं उनके इंटरेस्ट को लेकर अगर कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, और फाइनली फिर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जो रिप्रेजेंट कर सकता है वो सब लोग। सेस ऑन इंडस्ट्री, सेस क्या होता है, एक चार्ज होता है, टैक्स के साथ लगाई जाता है। The central government can levy and collect a cess on goods manufactured or produced in any schedule. Such a cess should not be more than 0.125% of the value. ये पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने। The cess etc. collected is handed over to the development council which uses it for research, design and training. तो 0.125 जो है ऐसा प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसके ऊपर कलेक्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और वो यूं का यूं पैसा किसको ट्रांसफर होगा, डेवलपमेंट काउंसिल को, ताकि वो रिसर्च वगैरह कर सके। ऑफेंसेस और पेनल्टीज पे आ जाते हैं। तो जो है अगर मान लीजिए जो किसी भी इस एक्ट का प्रोविजन वायलेट करता है तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और जेल हो सकती है 6 महीने तक की। तो ये सारी चीजें जो है की जा सकती हैं। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि जो है ये पेनल्टी के बाद भी वो ये हरकतें कंटिन्यू कर रहा है, मतलब बात नहीं मान रहा है, तो एडिशनल फाइन है जो और 500 रुपीज तक जो है 500 रुपए तक है हर दिन का। और सच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूस कन्विक्शन ऑफ फर्स्ट, यानी कि 5,000 रुपीज या 6 महीने की जेल या दोनों, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मान रहा है तो हर दिन का 500 रुपए चार्ज किया जाएगा।
पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर झूठी स्टेटमेंट दे दी है तो क्या है, एज रीजनेबल कॉज टू बिलीव टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, तो इस तरह में क्या होता है, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज और विद बोथ। तो 3 महीने की जेल या 2000 रुपए या दोनों। कंसेशन प्रोटेक्शन टू एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को किस तरह की कंसेशन या प्रोटेक्शन मिलती हैं, तो नो इंटीमेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई इंटीमेशन करने की जरूरत नहीं, दे डोंट हैव टू सबमिट एन इंडस्ट्रियल मेमोरेंडम, था नहीं एक आईईएम, तो वो चीज यहाँ पर सबमिट नहीं करनी पड़ेगी। रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट टू एसएसआई, ये है आई ऑथराइज सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिजर्व आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन बाय एसएसआई यूनिट, तो कुछ ऐसे रिजर्व्ड आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ एसएसआई के लिए रिजर्व करे हैं, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो उनको डिवाउर ना कर दे। A large unit can establish a article reserved for SSI after obtaining a license. लेस लोकेशनल रिस्ट्रिक्शंस, तो वो बताया ना, वो जो एलएसआई थे यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थे, उनको तो जो है 25 किलोमीटर बाहर, मतलब शहर की बाउंड्री से 25 किलोमीटर बाहर जो है अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, लेकिन एसएसआई को इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो शहर के अंदर करे, बीच में करे, बाहर करे, जहां मर्जी करना है कर ले। इंसेंटिव टू एक्वायर आईएसओ 9000, तो आईएसओ क्या है, सर्टिफिकेशन है विच विल गेट रियम्बर्समेंट ऑफ 75% ऑफ देयर एक्सपेंसेस इन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेशन सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 75,000, तो 75,000 तक जो है यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है कि 75,000 रुपए तो है आपको अपनी एक्सपेंसेस जो है 75% और 75,000 विच एवर इज लेस, तो इनमें से जोन सा भी है आपको आप अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन है। Beside all these, SSIs have provided support in many exempt from excise duty up to turnover 50 लाख, तो अगर 50 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है तो आपको एक्साइज ड्यूटी नहीं पे करनी। ESIPF एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल यूनिट, तो आपको जरूरी नहीं है कि जो स्टेट इंश्योरेंस है या प्रोविडेंट फंड है उसके अंडर आपको रजिस्टर करना पड़े, तो वो सब चीजें भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है वो पूरा होता है किसका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको जो ये चीज़ें हैं पूरी थ्योरेटिकल है, इतनी बोरिंग है, मतलब, लेकिन वही बात है, आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी ये चीज़ें, लेकिन आप एक रीडिंग देंगे ना तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, एंड दैट आइडिया इज मोर देन इनफ कि आप अपने एग्जाम में इन चीज़ों को रिफ्रेश करके आ सकेंगे। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि अगर इस चीज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर शेयर करेंगे, मैं उसको फिर रिजोल्व करूंगा, किसी और मतलब और ढंग से इसको समझाने की कोशिश कर दूंगा, बट इसके अंदर कोई और ऐसी चीज़ है ही नहीं जो समझाई जा सके। तो ये चैप्टर पूरा होता है। अगले लेक्चर के अंदर अगले चैप्टर पे मूव करेंगे। कौन सा चैप्टर है अगला हमारा, देखते हैं। आइए, हमारा अगला चैप्टर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कौन कौन सी आई थी, तो वो वहां पर इन फोकस ज्यादा रहेगा। तो आज जो है इतना ही कीजिए, सुबह वाला लेक्चर रिवाइज कीजिए, ये वाला लेक्चर रिवाइज कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, फीडबैक देना हो तो गूगल फॉर्म का इस्तेमाल कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करने हो तो टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल कीजिएगा, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। आपके एग्जाम्स अभी कोई नोटिफाई हुए नहीं है, बट जब भी होंगे तो आप ये ज़्यादा मत सोचिएगा, आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, 1 हफ्ते 10 दिन का आपको प्रायर नोटिस दिया जाएगा, उसी के अंदर आपको फिर सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उससे पहले अगर आप 1-2 रीडिंग ले लेंगे तो आपको बाद में जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इतना कीजिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।